हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सार्थक ऑनलाइन एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आइए यहाँ कुछ एसटीईटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी 3 जनवरी को पेपर हुआ है। तो उसमें से सेकंड लेवल में जो टीजीटी में हुआ था 6 to 8 में, तो ये वाला पेपर सॉल्व करते हैं। इसमें सीडीपी के 30 क्वेश्चन हैं। इन 30 क्वेश्चन को हम डिटेल से समझते हैं, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एकदम फास्ट करेंगे और आप लोग टाइम सेट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। कम टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे और मैं भी फास्ट ही करती हूँ। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसमें संरचनावाद के प्रवर्तक बताना है। विलियम जेम्स हैं, विलियम वेस्ट हैं, विल्हेम वुंट हैं, विल्हेम हंट हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बताइए, संरचनावाद के जनक कौन है? तो यहाँ पे विल्हेम वुंट है। कौन है? विल्हेम वुंट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कैटल संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण की मापनी फर्स्ट किसके लिए बनाई गई थी? यहाँ पे ये मानसिक रूप से दोषित बालकों के लिए बनाई गई थी। तो यहाँ पे आपको एज भर देखना है कि एज लिमिट क्या थी। फर्स्ट है 8 से 12 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 12 से 15 वर्ष, 2 से 4 वर्ष। तो यहाँ पे एज क्या थी? 4 से 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर मानसिक मंदता वाले बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होगी? 50 से 60 होगी, 36 से 51 होगी, 20 से 35 होगी या 20 से नीचे होगी? तो यहाँ पे 70 से जो कम होते हैं, 70 बिलो, तो वो आ जाते हैं मेंटल रिटार्डेड में, ठीक है, यानी मानसिक मंदता में। तो मानसिक मंदता में इन 70 में से इनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक सामान्य होता है, सामान्य जो हो गया तो वो पहले में दिया हुआ है 50 से 60 हो जाएगा, सामान्य से कम 36 से 51 हो जाएगा, और गंभीर हो जाएगा मानसिक मंदता, गंभीर मानसिक मंदता हो जाएगा 20 से 35, और अति गंभीर हो जाएगा 20 से नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला जैसे हमने इनके अकॉर्डिंग मानते हैं तो ये 50 या 55 से 70 होता है सामान्य में, सामान्य से कम हो जाएगा, और उसके बाद फिर गंभीर, फिर अति गंभीर। तो ये गंभीर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, पश्च किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, वयसंधिकाल। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल चेंज हैं वो वयसंधिकाल में दिखाई देने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने, ठीक है, किसने दिया था? स्किनर ने, ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग। तो ये स्किनर ने जो दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, उसमें से इनका कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो स्किनर ने नहीं दिया था? तो पुनर्बलन इन्हीं ने दिया था, रीइंफोर्समेंट, स्वतः पुनर्लाभ इन्हीं का दिया हुआ है, और विलोपन भी इसी ने दिया हुआ है, स्किनर ने, ठीक है। तो इनका कौन सा दिया हुआ नहीं है? अंतः दृष्टि के गेस्टाल्टवादियों का दिया हुआ है इनसाइट थ्योरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे बच्चे जो विभिन्न प्रकार की अधिगम समस्याओं से ग्रसित रहते हैं उनके लिए अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि अधिगम अक्षम शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेवार्ड ने किया था, सैमुअल किर्क ने किया था, वैन रिपर ने किया था, वर्क ने किया था। तो राइट हो जाएगा, सैमुअल किर्क ने किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक हैं उनमें से जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक होते हैं तो उन बालकों का लक्षण कौन सा नहीं है? तो समायोजन यानी एडजस्टमेंट या एडजस्ट करने की योग्यता उनमें होती है, संवेगात्मक परिपक्वता इमोशनल मैच्योरिटी होती है, आत्मविश्वास भी होता है, असहनशीलता ये नहीं होता। जो मानसिक रूप से स्वस्थ बालक हैं वो सहनशील होते हैं, असहनशील नहीं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा में टेलीपैथी पुनर्जन्म जैसे क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? दैहिक मनोविज्ञान में, नैदानिक मनोविज्ञान में, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो यहाँ पे राइट आंसर है अतीन्द्रिय मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है? यथार्थवादी चिंतन, मैं बता देती हूँ आपको, चिंतन के 2 टाइप है। कितने टाइप है? 2 टाइप। पहला है स्वली चिंतन और दूसरा है यथार्थवादी चिंतन, ठीक है। तो स्वली चिंतन में कोई टाइप नहीं दिया हुआ है, और यथार्थवादी चिंतन में क्या, यथार्थवादी जो चिंतन है इसके 3 टाइप बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं?
3 टाइप बताए, कौन कौन से? एक अभिसारी चिंतन, दूसरा अपसारी चिंतन और तीसरा आलोचनात्मक चिंतन। कौन सा? आलोचनात्मक चिंतन। तो जो सृजनात्मक चिंतन है ये अपसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन को ही हम सृजनात्मक चिंतन बोल सकते हैं, ठीक है। इसी को सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन, पार्श्विक चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग वही है। और अभिसारी में कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी है तो कन्वर्जेंट यानी कि एक ही कॉन्सेप्ट, कम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जो डाइवर्जेंट है वो बहुत सारे सृजनात्मक चिंतन है डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो जैसे आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है वो अपसारी चिंतन से कनेक्ट होती है। आलोचनात्मक चिंतन में उसके गुण या दोषों का पता लगाते हैं, तो वहाँ पे आलोचनात्मक चिंतन होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था? यथार्थवादी चिंतन का प्रकार नहीं है। तो मैंने आपको बताया यथार्थवादी चिंतन के कितने प्रकार हैं? ये 3 प्रकार हैं यथार्थवादी चिंतन के। तो ये स्वैच्छिक चिंतन है, ये एक अपने आप में टाइप है। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? फ्रेडरिक एवं किर्क ने किया, हेनरी एवं पीटर ने किया, जॉन एवं क्रॉनबेक ने किया, मेयर एवं सलोवे ने। तो यहाँ पे शब्द बताना ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो किसने दिया था सर्वप्रथम प्रयोग? मेयर एवं सलोवे ने दिया था। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है, संवेगात्मक बुद्धि, इसमें मेन जो योगदान है वो डेनियल गोलमैन का होता है। किसका होता है? डेनियल गोलमैन। आपको मिला होगा, संवेगात्मक बुद्धि पढ़ा होगा, तो ये डेनियल गोलमैन का मिला था। संवेगात्मक बुद्धि को विकास करने का श्रेय डेनियल गोलमैन को जाता है। सर्वप्रथम जो कॉन्सेप्ट था वो मेयर एवं सलोवे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अधिगम अयोग्य बालकों के व्यवहार का विश्लेषण कर उनकी अधिगम न्यूनता के मूल कारणों के जानने के प्रयास पर आधारित है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यवहार का विश्लेषण कर, व्यवहार का विश्लेषण करना है, यानी व्यवहारवादी उपागम। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञानक का समर्थक नहीं है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, तो मैस्लो मानवतावादी हैं, इन्होंने मानवतावादी सिद्धांत दिया था। रोजर्स भी मानवतावादी हैं, अथर्व कैम्बूश भी मानवतावादी में। ये फ्रायड नहीं है, फ्रायड क्या है? ये विश्लेषणवादी है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में परिकल्पनाओं को समझने की तथा तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है? ये हाइपोथेसिस थिंकिंग है, हाइपोथेसिस या हाइपोथेटिकल थिंकिंग, ठीक है। ये तार्किक वाक्यों के आधार पर विचार करने की योग्यता है। तो आप लोगों ने जीन पियाजे को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस बताई हैं। कितनी बताई हैं? 4 स्टेज संज्ञानात्मक विकास की। पहली स्टेज बताई है संवेदी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष होती है। दूसरी बताई है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 6 वर्ष होती है। और तीसरी बताई है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 6 से 11 वर्ष होती है। और चौथी बताई है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की बताई है। कहीं कहीं ये 11 से ऊपर भी मिल जाती है अमूर्त वाली। तो यहाँ पे बताया है हाइपोथेटिकल थिंकिंग, परिकल्पनात्मक चिंतन। ये शब्द बहुत बार मिला होगा, तो ये कहाँ पे उसकी कहाँ पे योग्यता आती है? अमूर्त में, ठीक है, चौथी अवस्था में 11 से 15 वर्ष में। राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है जो जन्म से नहीं मिलता? तो पुरस्कार, ये तो अर्जित है, वातावरण में मिलता है। भूख बताइएगा, जन्मजात है। दंड, और ये भूख जन्मजात है, दंड, पुरस्कार और प्रोत्साहन ये वातावरण में अर्जित किए जाते हैं। तो राइट बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी किसके नाम से जाना जाता है? ये ब्लैक बॉक्स थ्योरी व्यवहारवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार क्रेसमर द्वारा नहीं दिया गया? क्रेसमर ने कितने व्यक्तित्व के टाइप दिए हैं? 3 दिए हैं। कितने दिए हैं? 3 दिए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सुडोलकाय, नंबर 2 लंबकाय, नंबर 3 गोलकाय, यानी कि एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक। एक और दिया था, यदि उसको पढ़ते हैं, डिस्प्लास्टिक जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो एक और हो जाता है चौथा डिस्प्लास्टिक। तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं और एक कलात्मक, ये नहीं है इनका टाइप, ठीक है। कहीं कहीं 3 भी मिल जाते हैं इसमें, कहीं चौथा डिस्प्लास्टिक मिल जाता है।
चलिए 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है? अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है। प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता, संवेगिक स्थिरता, अव्यवस्थित अवधान, आवेगिता। तो यहाँ पे अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण नहीं है, यानी कि ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अधिगम अक्षम बालकों का लक्षण है। कौन सा है? इनके संवेग अस्थिर होते हैं, ये अव्यवस्थित अवधान होते हैं, ये इनका मतलब जो इनका अवधान होता है, जो ध्यान लगाने की कैपेसिटी होती है वो कम होती है, संवेग अस्थिर होते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, और आवेग इम्पल्सिविटी भी कम होती है। तो क्या नहीं है? ये प्रत्यक्षीकरण प्रभाविता नहीं है, परसेप्चुअल इफेक्टनेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्त अधिगम संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने परिचित किया? लुप्त अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग पढ़ा होगा। लुप्त अधिगम या गुप्त अधिगम एक ही चीज़ है। तो यहाँ ये किसने दिया था? गुप्त अधिगम, चिन्ह अधिगम, गुप्त अधिगम, लुप्त अधिगम, ये एडवर्ड चेस टॉलमैन ने दिया था। किसने दिया था? टॉलमैन ने दिया था। पूरा नाम है एडवर्ड चेस टॉलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरणा का चक्र जो है वो संबंधित नहीं है। आवश्यकता, अंतर्नोद, संवेग, प्रोत्साहन। जो अभिप्रेरणा का चक्र है उसमें आवश्यकता आता है, अंतर्नोद और प्रणोद या प्रोत्साहन। तो यहाँ पे जो तीसरा दिया हुआ है संवेग, वो अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मकता की प्रक्रिया के लिए सही तार्किक क्रम है? तो कौन सा सही तार्किक क्रम है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अंतर्दृष्टि, तैयारी, परिपाक, सत्यापन। तो ये नहीं है। तैयारी, अंतर्दृष्टि, परिपाक, सत्यापन, ये भी नहीं है। तैयारी, परिपाक, अंतर्दृष्टि और सत्यापन, ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाँ, यानी कि पहले तैयारी करेंगे, फिर उसको इंक्यूबेशन करेंगे और फिर इंसाइट करेंगे, फिर उसका वेरिफिकेशन करेंगे। नेक्स्ट है, परिश्रम प्रियता बनामहीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सी आयु समूह बताया है? परिश्रम बनामहीनता जो एरिक एरिक्सन ने बताया था, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया है इन्होंने? मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है एरिक एरिक्सन ने। तो इन्होंने अपने इसमें कितने स्टेजेस बताई हैं? 8 स्टेजेस बताई हैं। तो यहाँ पे जो परिश्रम बनामहीनता है, ये कौन सी नंबर की स्टेज है? ये 4th नंबर की स्टेज है। पहली है विश्वास बनाम अविश्वास, फिर स्वायत्तता बनाम शर्म लज्जा संदेह की, पहल बनाम प्रादबोधक की, और ये परिश्रम बनामहीनता की, ये 4th नंबर की स्टेज आती है, जो 6 से 11 वर्ष में आती है। ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 से 11 वर्ष आ जाएगी। इसी को कभी यदि बाल्यावस्था बोलना है तो अपन बाल्यावस्था भी बोल सकते हैं। यदि ऐसा आता है कि परिश्रम बनामहीनता किस अवस्था में आती है, तो वह बाल्यावस्था में आती है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? यानी आत्मा का विज्ञान, पहले आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान को कहा जाता था या कहते थे। तो कौन कौन कहते थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। कौन नहीं कहते थे? विलियम वुंड ने नहीं कहा था। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लासिकल अनुबंधन का अन्य नाम क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग जो पावलोव की थ्योरी थी। एस प्रकार, आर प्रकार, एस आर प्रकार, यू आकार। यू आकार तो कोई है ही नहीं, और यहाँ पे एस और आर में पढ़ना है। तो ये एस आकार जो है वो यहाँ पे राइट होगा पावलोव का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले स्टूमुलस, एस से क्या होता है? पहले स्टूमुलस दिया जाता था और फिर स्टूमुलस के बाद यहाँ पे रिस्पॉन्स मिलता था, है ना। पहले स्टूमुलस दिया गया, फिर रिस्पॉन्स मिला, इसलिए एस प्रकार का अनुबंधन बनेगा। ठीक है, एस प्रकार की कंडीशनिंग हो गई। और जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन था स्किनर वाला, उसमें क्या था? पहले वो रिस्पॉन्स करता था, जो चूहा खरगोश जिसके ऊपर किया था, चूहा खरगोश के ऊपर, तो वो क्या करता? पहले रिस्पॉन्स करता था, फिर स्टूमुलस मिलता था। तो उस सिद्धांत को जो क्रिया प्रसूत वाला था उसे आर प्रकार का अनुबंधन या आर कंडीशनिंग कहते हैं। तो यहाँ पे पावलोव का पूछा है, तो यहाँ पे एस प्रकार का अनुबंधन हो गया, एस टाइप कंडीशनिंग। क्वेश्चन नंबर 24 है, भय का संवेग किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो मूल प्रवृत्ति 14 मूल प्रवृत्ति किसने दी थी? मैकडूगल ने। किसने दी थी?
मैकडूगल ने संवेग का सिद्धांत, तो यहाँ पे 14 मूल प्रवृत्ति दी थी, 14 संवेग दिए थे। 14 संवेग के लिए 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति दी थी। तो जो भय संवेग था उसके लिए मूल प्रवृत्ति थी पलायन, यानी कि हमें भय लगेगा तो हम उससे पलायन कर जाएंगे। ठीक है, यदि कहीं भय लगता है तो हम पलायन कर जाते हैं, यदि हम उस स्थिति से दूर हट जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 25वां क्वेश्चन है, प्रकारवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे? प्रकारवाद के प्रवर्तक पूछा है तो विलियम जेम्स थे, जेबी वॉटसन, क्लार्क हल, एडवर्ड टॉलमैन। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा विलियम जेम्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? संतात्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, पैटर्न की एकरूपता का सिद्धांत, विशिष्ट से समान प्रक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है, पैटर्न की एकरूपता का भी सिद्धांत है। ठीक है, यहाँ पे संतात्य का सिद्धांत, तो यहाँ पे इंग्लिश भी देख लिया करें। ये देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है कंटिन्यूटी, क्या दिया हुआ है? कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी न मतलब इसको हम निरंतरता का सिद्धांत अपन ने पढ़ा है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट है, सेकंड भी राइट है और थर्ड भी राइट है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत, तो यहाँ पे राइट कैसे होना था? सामान्य, पहले सामान्य जो विकास का सिद्धांत होता है, पहले सामान्य क्रियाएं होती हैं फिर विशिष्ट क्रियाएं होती हैं, होना चाहिए था सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की कार्यवाही का सिद्धांत। तो यहाँ पे राइट होता है, लेकिन उल्टा दिया हुआ है इसलिए ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मानव के चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षीकरण इत्यादि का अध्ययन करता है? मानवतावादी मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान। अब चिंतन और स्मृति, भाषा, चिंतन कहाँ होते हैं? संज्ञानवादी, संज्ञान में कॉग्निटिव, तो ये मस्तिष्क में चिंतन होते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन संज्ञानवादी है, तो ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान हो जाएगा। 28 क्वेश्चन है, विकास की कौन सी अवस्था में समान लिंगियों के साथ रुचि मित्रता विकसित होती है? समान लिंग के साथ, यानी समान लिंग के साथ मित्रता की भावना किस स्टेज में होती है? तो ये एमपी में भी एक बार आया हुआ है क्वेश्चन वर्ग 2 में, कि जो समान लिंग की भावना है वो किस अवस्था में होती है? तो आंसर माना था पूर्व किशोरावस्था। क्या? पूर्व किशोरावस्था। तो पूर्व किशोरावस्था की जो एज है वो क्या हो जाएगी? 12 से 14 इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 12 से 14 यहाँ पे राइट हो जाएगा। पश्च हो जाए, पश्च किशोरावस्था क्या हो जाएगा? 14 से 18। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्व किशोरावस्था। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के अनुसार नैतिक विकास अवस्था, पर्यायता, अन्योन्यता का आयु समूह क्या है? जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 2 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? पहली थी पर्यायता, दूसरी थी स्वायत्तता। क्या थी? स्वायत्तता। जो पर्यायता थी इसकी एज बताई थी 2 से 8 साल, और जो स्वायत्तता थी इसकी बताई थी 8 से 11 या 12 वर्ष। तो यहाँ पे इस हिसाब से राइट आंसर क्या दिया? पर्यायता, अन्योन्यता का आयु समूह क्या होगा? यहाँ पे राइट हो जाएगा 5 से 8 वर्ष। अच्छा, यहाँ पे डी होगा। यहाँ पे पर्यायता, अन्योन्यता, हेट्रोनॉमी, रेसिप्रोसिटी। इसमें आप लोग बताइए कमेंट करके कि 29 नंबर में क्या कंफर्म होगा। आई थिंक सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने का प्रमुख नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सामान्यीकरण का नियम। तो प्रमुख नियम, टोटल थॉर्नडाइक ने 8 नियम दिए थे। कितने नियम? 8 नियम दिए थे। ये 3 प्रमुख नियम हैं और ये प्रमुख नियम नहीं है, ये एक प्रकार का एक गौण नियम है। 4 और गौण नियम होते हैं जो नेक्स्ट वीडियो जब कभी बनाऊंगी थॉर्नडाइक थ्योरी की पे तो आपको बताऊंगी। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ कॉन्सेप्ट नए मिले हों, वैसे नए कॉन्सेप्ट तो नहीं मिले होंगे क्योंकि ये पेपर एकदम इजी था, एस्टेट का आया हुआ पेपर था। और प्लीज़ आप लोग देखिए और जो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक